गाड़ी छूटने से पहले सब नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर गए और कामिनी अकेले उसके डिब्बे में रह गई। विनोद ने धीरे से पूछा, तुम क्यों चुप हो? नहीं तो। यह उदासी, यह घबराहट किस लिए? तुम जैसी स्त्रियों को तो स्वयं हंसते हुए हम लोगों को रण में भेजना चाहिए। मैं भी तो। वह फूट पड़ी। शब्दों ने आंसुओं का रूप धारण कर लिया। विनोद ने उसका मुख हाथों में थामकर उसके आंसू पोंछे और बोला, पागल, वचन दो कि मेरे बाद आंसू न बहोगे। आप भी वचन दीजिए। क्या? मुझे कभी न भूलेगा। विनोद कामिनी की इस बात पर हंस दिया और बोला, भला पत्नी भी कोई भूलने की चीज है? एक बात और, क्या? कहती तो कभी नहीं, पर क्या कहूं, रहा नहीं जाता। कहो कहो, देखो गाड़ी ने सीटी दे दी है। पर क्या कहूं, इतने में इंजन ने सीटी दी और बाहर मिलने वाले अंतिम बार विनोद को देखने के लिए आगे बढ़े। कामिनी झट उठी। विनोद ने पूछा, तो क्या मन की बात न कहोगे? लोगों का पास इकट्ठा होना, समय की तंगी और दोनों का एक लंबे समय के लिए वियोग, इन सब विचारों ने मिलकर चंद क्षणों के लिए कामिनी के मस्तिष्क में विचित्र संघर्ष उत्पन्न कर दिया और वह धीमे स्वर में बोली, आपके घर एक नन्ही जान आने वाली। नन्हा या नन्ही? विनोद की बात मन ही मन में रह गई और झट से भाभी ने खींचकर कामिनी को नीचे उतार लिया। गाड़ी चल पड़ी। विनोद की आंखों में कई चित्र उभर आए। धीरे धीरे अतीत की स्मृतियां धुंधली होने लगी और विचारों का तांता टूट जाने लगा। विनोद अपने आप ही चौंक उठा। यूं लगा जैसे किसी ने स्वप्न से उसे झंझोड़ कर जगा दिया। वायुयान अपनी गति से उड़ा चला जा रहा था। नीचे झांकने पर घनी गहरी घाटियों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। कहीं कहीं झरने की नदियां यूं लगती मानो पिघलती हुई चांदी हरी भरी घाटियों पर बिखरी हुई हो। विनोद ने साथ वाली सीट पर दृष्टि फेंकी। वह सुंदर लड़की पत्रिका पढ़ते पढ़ते सो गई। विनोद बड़े ध्यान से उसको निहारता रहा। जागते में तो शायद उसकी दृष्टि उसके सामने न ठहरती, परंतु अब सोते में वह उसे बड़े सुगमता से बिना संकोच के देख सकता था। लड़की नए जमाने की थी। भरे हुए कपोल, निद्रा में डूबी झुकी हुई लंबी पलकें, कंधों तक नंगी बाहें और कुछ बिखरे हुए बाल, होठों पर लाली और बालों में एक उठा सफेद फूल। वह सौंदर्य और कोमलता का उत्तम संग्रह थी जिसने विनोद को उन्मादित कर दिया। उसी समय उसके मस्तिष्क में एक विचार ने उड़ाई, काश उसकी कामिनी भी ऐसी सुंदर होती। यह विचार आते ही उसके शरीर में सिरहन और घबराहट से वह उस सुंदर आकृति को देखने लगा। लड़की ने करवट ली और ऐसा करने से उसकी छाती पर रखी हुई पत्रिका नीचे गिर गई और क्षण भर के लिए उसकी आंख खुल गई। विनोद ने झुककर पत्रिका उसे उठा कर दे दी। उसने अधखुली आंखों से विनोद की ओर देखा और धीमे पर विनम्र स्वर में बोली, थैंक यू। विनोद ने कुछ कहना चाहा परंतु कह न सका। वह लड़की फिर से पलकें बंद कर निद्रा में खो गई। उसी समय जहाज की होस्टेस ने पास आकर कहा, इज इट टी टाइम? ओह चाय, कॉफी फॉर मी। बंद पलकों के कठिनाई से खोलते उस लड़की ने कहा, देखिए मेरे लिए भी कॉफी लाई। विनोद ने होस्टेस को रोकते हुए कहा। वह क्षण भर के लिए रुकी और दोनों सहयात्रियों को एक दूसरे की ओर देखते देखकर मुस्कुराए और चल दी। वे दोनों एक दूसरे के मुख पर दृष्टि डाले क्षण भर के लिए मुस्कुराते रहे। लड़की की आंखों में चंचलता थी। यह क्या? बस ऐसा पूछ बैठे। जी, पहले चाय और फिर कॉफी। बात यह है, माँ ने कहा था कि घर में खाओ पसंद के और यात्रा में सहयात्री के। खूब। आदमी तो आप दिलचस्प हैं, वरना इस भागदौड़ में तो कोई अपने साथी से हंसकर बात भी नहीं करता। जी धन्यवाद। इतने में होस्टेस एक ट्रे में कॉफी लेकर आ गई। लड़की ने ट्रे में से कप उठाकर विनोद के हाथ में दे दिया।
उसने मुस्कुराते हुए मौन दृष्टि से उसका धन्यवाद किया और दोनों कॉफी पीने लगे। आप रंगून में? मैं फौज में हूँ। 3 वर्ष के बाद छुट्टी मिली है। घर जा रहा हूँ। लाहौर। आपकी यात्रा तो लंबी ठहरी। क्यों? मुझे तो पटना तक जाना है। अकेले? जी। रंगून में प्रतिदिन आक्रमण का भय बढ़ता जा रहा है, इसलिए हिंदुस्तान जा रही हूँ अपने चाचा के पास। और रंगून में मेरे डैडी हैं, घर है, लाखों का व्यापार है, परंतु अब किसी का भी भरोसा नहीं रहा। यह कहते हुए उसकी आंखें भर आई, परंतु झट ही वह स्वयं पर अधिकार पाकर मुस्कुराती हुई बोली, आपको तो रंगून छोड़ते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही होगी। जी। किसी विचार में खोया हुआ वह सहसा चौंक कर संभलते हुए बोला, वह तो होगी ही। सच पूछे तो परदेश में घर की याद बहुत सताती है। घर की याद या घरवाली की? उसके इस प्रश्न पर वह अनियंत्रित हंस दिया और जाने उसके मस्तिष्क में क्या आया कि वह अनायास कह उठा, मैं तो इस बंधन से अभी स्वतंत्र हूँ। अचानक जहाज हवा में डोलने लगा। हर किसी के मुख की रंग बदल गई और वे भयपूर्वक एक दूसरे को देखने लगे। किसी की समझ में न आया कि अकस्मात ये क्या हो गया। इसी समय जहाज का चालक भीतर आया और सबको कमर पेटियां बांधने को कह दिया। अचानक इंजन में कोई विकार उत्पन्न हो जाने से उन्हें जहाज को पास ही के हवाई अड्डे पर उतारना था। जहाज पहाड़ियों में बने हुए एक अस्थायी हवाई अड्डे पर उतारा गया और सहमे हुए यात्रियों के प्राण लौटे। सब लोग शीघ्र जहाज से बाहर आने लगे। वे दोनों एक साथ उतरे और हवाई अड्डे के वेटिंग हॉल के एक कोने में कुर्सियों पर जा बैठे। वे अपने आप को अकेला न पा रहे थे। कुछ क्षण यूं ही बैठे रहने के पश्चात मौन को तोड़ते हुए लड़की बोली, हम भी कैसे सहयात्री हैं। एक दूसरे का नाम? मुझे विनोद कहते हैं और मुझे माधवी बर्मन। माधवी। विनोद ने दबे होठों से उसका नाम दोहराया। जहाज के चालक ने वेटिंग हॉल में बैठे लोगों को आकर सूचना दी कि इंजन का पुर्जा बदला जाएगा और उन्हें लगभग 3 घंटे तक वहीं रुकना पड़ा। माधवी ने कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। दिन के 12 बजे थे। जहाज 3 बजे से पहले नहीं उड़ सकेगा। उसने विनोद से पूछा, तो अब क्या होगा? किसका? इन 3 घंटों का? इन असम की घाटियों में कहीं किसी अनजान मार्ग पर खो गए तो क्या हुआ? खोकर ही तो मानव कुछ पाता है। वह चलने को उठी। माधवी की यह दृढ़ता देखकर विनोद मुस्कुरा दिया। चंद ही घंटों के परिचय में उसे अनुभव होने लगा मानो वे एक दूसरे को जानते हैं। वरना इस वन मार्गों में किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ अकेले जाने में माधवी अवश्य कुछ झिझक प्रकट करती। वास्तव में उसने ऐसे घराने में जन्म लिया था जहां पुराने विचारों की छाया थी। वह रंगून के करोड़पति सेठ की इकलौती बेटी थी। उसके पिता प्रफुल्ल बर्मन रंगून के माने हुए व्यक्ति थे। माता के बचपन में चल बसने से उन्होंने बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। उसे उच्च शिक्षा दिलाई थी। उन्हें घमंड और झूठे मान से बड़ी घृणा थी और यही बातें उन्होंने बेटी के मन में डालती थी। रंगून के अतिरिक्त पटना में भी उनकी भारी जमींदारी थी जो उनके छोटे भाई की देखरेख में थी। इस समय रंगून में युद्ध का भय बढ़ने के कारण उन्होंने बेटी को उसके चाचा के पास पटना भेजना उचित समझा। आसाम की पहाड़ियों में उनकी जमीन थी जो उन्होंने अंग्रेजी कंपनी को चाय और तंबाकू की खेती के लिए दे रखी थी। यह सब बातें वह विनोद को एक कहानी के रूप में सुनाती रही। इस छोटी सी मुलाकात में उनमें गूढ़ मित्रता हो गई। तो कहाँ है तुम्हारे वह खेत? विनोद ने पूछा। इन्हीं पहाड़ियों में कहीं, परंतु मुझे ठीक ज्ञात नहीं। मैं बचपन में केवल एक बार पिताजी के साथ यहाँ गई थी। हवाई अड्डे के बाहर घोड़े किराए पर मिलते थे। उन्होंने 2 घोड़े लिए और घाटियों को देखने चल पड़े। सुंदर दृश्य, सुहावनी ऋतु और जवानी का उत्साह। थोड़े ही समय में वे बहुत दूर निकल गए। विनोद के लिए यह सुनसान वन मार्ग मानो हर्षोल्लास से चहर उठा। वह उसकी भोली भाली आकृति में खोया मतवाला बना बढ़ता रहा। घोड़ों को वृक्ष से बांध दोनों नीचे हरी भरी घाटी में उतर गए जिसमें एक निर्मल नदी जल बिछाए हुए थी। पत्थरों से टकराती हुई उछाले, थिरकते हुए तरंगे और उमड़ते हुए छींटे वातावरण में एक मधुर संगीत भर रहे थे। इन दृश्यों को देखते हुए वे बढ़ते गए। बीच बीच में छिपी छिपी
मोहन दृष्टि एक दूसरे पर डाल लेते हैं। घाटी में आगे जाकर नदी एक लंबी चौड़ी झील में परिवर्तित हो गई। तट पर बंधी नाव को खोलकर दोनों पानी में उतरे। माधवी तख्ते का सहारा लेकर लेट गई और विनोद धीरे धीरे नाव खेने लगा। प्रकृति का आंचल और युवा हृदय। विनोद के मस्तिष्क पर उसके निखरे हुए यौवन की परछाई पड़ रही थी। बस चलता तो वह उसे बाहुपाश में बांध इन घाटियों में खो जाता। क्या क्या वह, पर नहीं। वह भी पतवार छोड़कर हवा के झोंकों का आनंद उठाने लगा। नाव लहरों के प्रवाह के साथ स्वयं धीरे धीरे बढ़ी जा रही थी। उन दोनों के हृदय में भावनाओं का ऐसा प्रवाह चल रहा था। मिस्टर विनोद। यस मिस बर्मन। यस मिस बर्मन। क्या? सीधा माधवी कहो ना। तो यह मिस्टर कि तुम क्यों विनोद ही कहिए ना। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े और चंचल दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। माधवी कही, हम अचानक सहयात्री बने और थोड़े समय पश्चात बिछुड़कर अपने अपने मार्ग पर हो लेंगे, परंतु कितना अंतर होगा किसमें? भेंट से पूर्व और उसके पश्चात। यह तो जीवन है। मानव जब बढ़ता जाता है तो अतीत एक धुंधले विचारों की डोरी बनकर रह जाता है, जो धीरे धीरे अधूरे स्वप्नों में परिवर्तित हो जाता है। परंतु उनमें कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो अंतिम श्वास तक मन की धड़कनों के साथ चलते हैं, बीते समय की याद दिखलाकर उल्लास भर देते हैं और कभी एक अमिट तड़प सी दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। माधवी कही, हम अचानक सहयात्री बने और थोड़े समय पश्चात बिछुड़कर अपने अपने मार्ग पर हो लेंगे, परंतु कितना अंतर होगा किसमें? भेंट से पूर्व और उसके पश्चात। यह तो जीवन है। मानव जब बढ़ता जाता है तो अतीत एक धुंधले विचारों की डोरी बनकर रह जाता है, जो धीरे धीरे अधूरे स्वप्नों में परिवर्तित हो जाता है। परंतु उनमें कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो अंतिम श्वास तक मन की धड़कनों के साथ चलते हैं, बीते समय की याद दिखलाकर उल्लास भर देते हैं, कभी एक अमिट तड़प सी। आप तो कविता करने लगे। कविता तो क्या होगी, परंतु यह सुंदर दृश्य, यह यात्रा, वह सुहावना वातावरण कभी न भूल सकेंगे। और हम, आप भी कोई भूल जाने वाली चीज है? माधवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए विनोद ने कहा, अगली भेंट रंगून में होगी क्या? नहीं तो। अभी तो 3 महीने की छुट्टी पर हूँ। लाहौर पटना में अंतर ही क्या है? और अंतर हो भी तो क्या, दिलों में अंतर नहीं होना चाहिए। माधवी ने ये शब्द कुछ इस ढंग से कहे, उसकी ओर देखते हुए कहे कि विनोद के संयम का पात्र छलक पड़ा। वह उसके और पास आ गया और झट से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों के हृदय की धड़कन ने एक दूसरे से कुछ कहा और उन्हें लगा मानो वे चिरकाल से एक दूसरे को जानते हैं। विनोद उखड़ती हुई सांस में धीरे से माधवी ने कहा, हाँ माधवी, हम कहाँ हैं? हम विशाल झील की मझधार में, प्रकृति के शांत आंचल में। तब तो मुझे आपसे डरना चाहिए। क्यों? मझधार, दूर किनारा, निकट कोई व्यक्ति भी नहीं जिसे सहायता के लिए पुकार सके। कहीं ऐसे सुनसान में वह कहते कहते रुक गई। तुम्हें मझधार में छोड़कर न चल दूं? हाँ, जब मझधार तक अकेले चले आने में संकोच नहीं, तो डूबने का क्या डर? तो क्या? वह घबराहट में उठ बैठी और विनोद की ओर देखने लगे, जो होठों पर चंचल मुस्कुराहट बिखेर रहा था। हम तो तुम्हें क्या डुबोएंगे, हम तो तुमसे पहले ही डूब चुके हैं। मौन को चीरते हुए दोनों की हंसी की खिलखिलाहट दूर तक फैल गई और मचलती हुई तरंगे उनकी नाव को दूर तक ले गई। उन्हें होश तब आया जब नाव झील के दूसरे किनारे से जा टकराई। दोनों चौंक गए। यात्रा समाप्त होते ही एक नई मंजिल सामने खड़ी हुई थी। जैसे ही विनोद ने हाथ का सहारा देकर माधवी को नीचे उतारा, वह सामने लगे बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को उच्च स्वर में पढ़ने लगी, बर्मन स्टील। विनोद ने भी पास आकर वे शब्द दोहराए और आश्चर्य से माधवी की ओर देखने लगा। हाँ, यही है मेरे पापा की स्टोर। देखो ना, क्या लिखा है, बर्मन स्टील। यही स्थान है जो हमने एक अंग्रेज कंपनी को दे रखा है। और चलो इसे देखें। यह कहते हुए उसकी आंखों में बालकों की सी चंचलता और उत्सुकता थी। विनोद क्षण भर उसकी प्रसन्नता देखता रहा और फिर बोला,
यह तो कुछ कठिन है। क्यों? 2 बजने को आए, 3 बजे जहाज छूट जाएगा। समय क्या है? ओह, यह भी भली रही। मंजिल के पास पहुंचकर हम हम असफल लौट चले। जीवन में ऐसी घड़ियां भी आती हैं, मानव को धैर्य से काम लेना चाहिए। क्या जाने, लौटने पर इससे भी कोई अच्छी मंजिल मिल जाए। समय का अभाव और अपनी दार्शनिक बातों पर एक हंसी छोड़ते हुए वे नाव में लौट आए। माधवी बड़ी देर तक उसी बोर्ड पर दृष्टि जमा देखती रही। उसे बिना देखे छोड़कर जाने में उसे अच्छा न लग रहा था। जब वह हवाई अड्डे पर पहुंचे तो समय 3 से ऊपर हो चुका था। वे शीघ्रता से लपक कर भीतर आए, परंतु जहाज जा चुका। मन की सांत्वना के लिए उन्होंने पूछताछ के लिए अफसर से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया, सॉरी, इट इज टू लेट। दोनों आश्चर्यचकित एक दूसरे को देखते हुए वेटिंग हॉल तक आ पहुंचे। किसी ने कोई प्रश्न करना उचित न समझा और चुपचाप अपना सामान संभालने लगे। उनके सब सहयात्री जा चुके थे। हॉल में चंद सैनिकों के अतिरिक्त और कोई नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर जाने को तैयार हुए, अनायास ही उनकी हंसी छूट गई। यह भली रही। हंसते हुए माधवी बोली, मैं आप पर कोई गिला, मैं अपना ही कुछ दोष, परंतु अब क्या हो। नई यात्रा की तैयारी। असावधानी से माधवी ने उत्तर दिया, कैसी यात्रा? अब हवाई जहाज तो मिलने से रहा। कोई घोड़ा मोटर बस या रेल मिल जाएगी। कुछ रहा, साहस से काम लेना पड़े। वो समझा। ये कहते कहते विनोद हवाई अड्डे के दफ्तर में चला गया। बस तो दूसरे दिन जाना थी, परंतु हवाई अड्डे के मिलिट्री अफसर की सहायता से उसे एक मिलिट्री ट्रक में स्थान मिल गया, जो थोड़े ही समय में दार्जिलिंग जा रहा था। ट्रक आसाम की पहाड़ी सड़कों पर बढ़ता चला जा रहा था। नदियां, पहाड़, घने जंगल बहुत सुंदर लग रहे थे। चलते चलते ट्रक के हिचकोले इतनी जोर से लगते कि दोनों अपने स्थान से सरक कर आपस में टकरा जाते। यह सीमित स्थान, दोनों को एक दूसरे का स्पर्श, युवा हृदय की धड़कन, प्रत्येक क्षण उन्हें एक दूसरे के समीप खींचे लिए आ रही थी। दोनों मौन थे। विनोद ने देखा, माधवी के मुख पर अब चंचलता और मुस्कान न थी, जो वह पहले अनुभव कर रहा था। उसका स्थान संकोच, छिपी सी घबराहट और उन्माद ने ले लिया था। उसकी आंखों के पपोले बोझिल होते जा रहे थे। दोनों की तेजी से चलती हुई गर्म सांसें ठंडे वातावरण में भाप छोड़ रही थी। टीलों की ऊंच नीच समाप्त हुई तो ट्रक ढलान में तेजी से उतरने लगा। एक मोड़ पर वह इस झटके से उछला कि माधवी अपने स्थान से हटकर विनोद के ऊपर आ गिरी। विनोद ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। रूप और तरुणाई, इच्छाएं आपस में टकराई और विनोद ने अपने होठ माधवी के होठों पर रख दिए। ट्रक हवा की तेजी से बढ़ता गया। ढलान में उसकी गति तीक्ष्ण तेज होती जा रही थी और ये दोनों एक दूसरे में समाये किसी और दुनिया में बहते रहे। जब वे दार्जिलिंग पहुंचे तो रात हो चुकी। हिमालय की हिमपूर्ण शिखाओं से आती हुई ठंडी हवा शरीर को चीरे जा रही थी। माधवी गठरी बनी सो रही थी। विनोद ने शीत से बचने के लिए अपना मिलिट्री कोट उसे ओढ़ा रखा था। उसने धीरे से उसके शरीर से कोट उठाया और उसे पुकारा। वह नींद में डूबी थी। उसे इस संसार की कोई सुध न थी। विनोद ट्रक से उतरा और ड्राइवर को कुछ रुकने के लिए कहकर सामने के एक होटल में चला गया। जब वह लौटा तो माधवी जाग चुकी थी। उसकी अनुपस्थिति में शायद वह घबरा रही थी। विनोद को आता देखकर वह अपने आपे से बाहर आ गई और बोली, कहाँ थे आप? सामने होटल में ठहरने का प्रबंध कर दिया। कुछ हुआ? हाँ, केवल एक कमरा मिला। यदि मिलिट्री में न होता तो शायद वह भी न मिलता। तो ऐसा करो, तुम यहाँ रहो, मैं किसी फौजी सराय की खोज में जाता। वह किस लिए? तो रात कैसे कटेगी? यही एक कमरा थोड़ा है। माधवी ने तिरछी दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, हम चोर तो है नहीं जो एक दूसरे का कुछ चुरा ले जाएंगे। माधवी की बात पर विनोद हंस पड़े। उन्होंने देखा ट्रक का ड्राइवर भी उनकी ओर देखकर हंस रहा। विनोद ने उसे देखकर अपनी हंसी रोक ली और जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर उसे देना चाहा। नहीं साहब, यह न होगा। यह इनाम है तुम्हारा, इसे इनकार नहीं करते। यह मेरी ड्यूटी थी सर, रख भी लो, देखो ठंड और शरीर से जकड़ रही। विनोद ने वह नोट बलपूर्वक उसके हाथ में देते हुए सामान उठाया और माधवी को साथ लेकर होटल की ओर। ऊपरी मंजिल में कोने वाला कमरा उन्हें मिला,
जैसे ही माधवी ने खिड़की के किवाड़ खोले, सरसराती ठंडी हवा के झोंके यूं भीतर आए मानो किसी नदी की बौछार बांध तोड़कर आ गई हो और पूरे वातावरण को भिगो गई। विनोद सामान रखकर जब उसके पास आया तो वह ठंड से ठिठुर रही थी। विनोद ने बैरे को कॉफी लाने का ऑर्डर दिया और उसे गर्म पानी से मुंह धोने को कहा। कॉफी पीने से ठंड कुछ कम हुई और दोनों बैठकर बातें करने लगे। बहुत रात हो गई। दोनों बातें करते रहे। दोनों अपने बीते हुए जीवन को पूरे कर चुनी हुई घटनाओं को दोहराते रहे। विनोद ने अपने जीवन की अंधकार में रातों के पर्दे में ही रखा। सवेरे जब दार्जिलिंग की हिमपूर्ण चोटियों को सूर्य की नूतन किरणों ने छुआ तो चारों ओर सोना सा बिखर गया। शीतल वातावरण में कुछ गर्मी ने प्रवेश आरंभ किया। उनके कमरे की खिड़की अभी तक खुली थी। माधवी चौखट का सहारा लेकर दूर कंचनजंगा की बर्फ से ढकी हुई चोटियों को देख रही थी। कितना मनोहर दृश्य था। उसका मन एक विचित्र आनंद से गदगद हो उठा। उसने चाहा कि वह उस अजनबी को भी जो आते ही उसके जीवन में खो गया था इस आनंद में सम्मिलित कर लूं, परंतु वह अभी तक सो रहा था। यूं ही लग रहा था जैसे आज बड़े समय पश्चात उसे वह मधुर नींद मिली। उसे अपने सुंदर स्वप्नों से जगाना माधवी ने उचित न समझा और अकेली खड़ी इन प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठाती रही। कभी कभी वह कनखियों से विनोद की ओर देख लेती। वह अपने अंतर में एक अज्ञात प्रसन्नता और आंखों में चमक अनुभव कर रही थी। बॉय चाय लाए और साथ ही आज का अखबार भी। माधवी अखबार को लेकर खिड़की में जा खड़ी हुई। अखबार खोलते ही उसकी हल्की सी चीख निकल गई। आश्चर्य में उसकी आंखें अखबार के पहले पन्ने पर जम गई, जहां उसकी विनोद की और कई व्यक्तियों की तस्वीरें और पते छपे हुए थे। उसने झट से विनोद को झिझोट कर जगाया और अखबार उसके सामने रखते हुए बोली, यह देखो क्या हुआ। उसने घबराहट से आंखें मलते हुए पूछा, हमको तो जीवित ही मृत्यु को सौंप दिया गया है। कांपते हुए स्वर में वह बोली। विनोद ने विस्फारित दृष्टि से अखबार को देखा। जिस जहाज में वो जा रहे थे वह आसाम के हवाई अड्डे से निकलते ही एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। इंजन में विकार उत्पन्न होने से उसमें आग लग गई थी और वह आसाम की घनी घाटियों में राख का ढेर बन गया। जो लाशें मिली वे आग से इतनी झुलस गई कि उन्हें पहचानना कठिन था। लोगों की सूचना के लिए सरकार ने यात्रियों के नाम, पते और उनकी तस्वीरें अखबारों में छपवा दी। उन दोनों की तस्वीर भी इन्हीं में थी। विधि का विधान भी क्या है। लंबा निश्वास खींचते हुए माधवी बोली, हम दोनों को मृत्यु के पंजे से बचना था। जहाज मिस कर गए। आखिर भाग्य भी कुछ है। हम्म मुझे तो यूं लगता है मानो हम दोनों का कोई बहुत पुराना संबंध, जन्म जन्म का। हमारी यह अचानक भेंट, जहाज का बिगड़ जाना, आसाम की घाटियों की सैर और फिर यही आप। तुम्हें यह सब क्या लगता है? बहुत ही भला, परंतु भाग्य का इसमें क्या। तो यह तो मन की दुनिया के चमत्कार है जिसने तुम्हें देखा और समझने का प्रयत्न करने लगा और मुझे इस अनजाने सहयात्री के साथ बढ़ने पर विवश किया। ओह, तुम भी इस मन की व्यवस्था को मानते हो? क्यों नहीं, मैं तो समझती हूँ। किसी को समझने के लिए केवल मस्तिष्क ही नहीं बल्कि मन का निर्णय आवश्यक है। हाँ होगा। तो मस्तिष्क के निर्णय को नहीं मानते तो अपनी आंखों से काम लेते। देखा, किसी को कुछ भा गया और जीवन उस पर लगा दिया। पुरुष जो ठहरे, बुद्धि के कच्चे, रूप का विश्वास करने वाले, आप लोग भला अंतर से संसार को क्या समझोगे? माधवी ने यह बात विनोद के हृदय पर चोट लगाते हुए कही और चाय बनाने लगी। तनिक सी बात कहकर उसने विनोद के मन में हलचल उत्पन्न कर दी। सच ही तो है, यह भी तो उसका रूप और श्रृंगार देखकर स्वयं को भूल गया था। बुद्धि से काम न लेते हुए वह उसकी भावनाओं से खेलता रहा। उसी समय उसकी आंखों के सामने कामिनी की तस्वीर खिंचाई जो उसके बच्चे को छाती से लगाए उसकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए खड़ी थी। उसे यूं लगा मानो आकाश में बिजली कौंधी हो और उसके हृदय को में की गहराइयों में उतर गई। उसका रोम रोम कांप गया। माधवी ने चाय का गर्म प्याला उसकी ओर बढ़ाया। चाय में उठती हुई भाप वातावरण में गुम हो रही थी। भाप की ऐसी ही एक रेखा उसने माधवी की आंखों में भी देखी। उसकी पलकों में से तरुणाई का आनंद छन कर छलक रहा। वह अपने मन की पीड़ा भूल गया और प्याला हाथ में लेते हुए बोला, तुम नहीं पियोगी क्या?
आप लीजिए, मैं और बनाती हूँ। चाय के तुरंत पश्चात वे यात्रा की तैयारी में लग गए। उन्हें कलकत्ता जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी, पर स्टेशन पर पहुंचते ही माधवी ने उसे पटना और रंगून तार देने के लिए कह दिया। उसकी मृत्यु की सूचना पाकर सब लोग शोक मना रहे होंगे। माधवी ने उसे अपने लिए भी तीसरा तार लाहौर भेजने के लिए कहा, तो विनोद बोला, किसे दूं? कोई भी नहीं है क्या? माँ बाप भाई? नहीं, माँ बाप तो होश संभालने से पहले ही चल बसे। एक भाई है जिससे संपत्ति का झगड़ा चल रहा है। मेरे जीवित बचे रहने की सूचना पाकर उसका मन बैठ जाएगा। मैं स्वयं ही उससे जा मिलूंगा। तब तो आप आजाद, आजाद दुनिया से आजाद, मन मस्तिष्क की दुनिया से आजाद। और फिर इस घटना ने तो ऐसे बंधनों से भी आजाद कर दिया है जिनसे निकलना बड़ा कठिन था। कैसे बंधन? बंधन मेरा आशय, ये संसार के बंधन, यह फौजी फौजी जीवन, ये युद्ध का कोबरा। ओह, तब तो आप मेरी प्रार्थना भी मोड़ेंगे क्या? विनोद उसके इस प्रश्न से चौंक गया और यूं उसकी ओर देखने लगा मानो वह उससे अनहोनी बात कहने वाली हो। आप मुझे पटना तक छोड़ आए? ओह, परंतु अब मैं तो कोई बात न सुनूंगी। अब तो आप आजाद हैं। माधवी ने विनोद की बात काटकर उसे चुप करा दिया। जो ही तूफान एक्सप्रेस पटना स्टेशन पर रुकी, माधवी नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगी। उसकी दृष्टि अपने चाचा को खोज रही थी। विनोद गाड़ी से सामान उतारने लगा। विनोद को पटना उतर जाना बड़ा विचित्र लगा, परंतु माधवी के बार बार आग्रह पर वह इनकार न कर सका। दूसरे उसने सोचा, जितने दिन भी वह उसके साथ कट जाए वही अच्छा। सामान नीचे रखा, उसने माधवी से पूछा, कहाँ है तुम्हारे चाचा? वह रहे। माधवी ने थोड़ी दूर भीड़ में अपने चाचा को देखकर कहा। माधवी उनकी ओर लग गई और मिलते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया। जहाज की दुर्घटना के पश्चात उसे अपने सामने खड़ा देखकर जैसे उन्हें विश्वास में आ रहा, वह बार बार प्यार से उसे गले लगाने। ओह अंकल, मैं तो आपसे इनका परिचय भी न करा सकी। आप? मिस्टर बर्मन ने विनोद को विस्मय से देखते हुए कहा, यह है मिस्टर विनोद, रंगून से मेरे साथ ही आए हैं। और सच पूछिए तो मेरा दूसरा जन्म इन्हीं के कारण है। यह कहकर माधवी ने अपने चाचा को वहीं खड़े खड़े संक्षेप में जहाज से रह जाने की बात सुना दी और चंचल तरारी आंखों से विनोद की ओर देखने लगी। बर्मन साहब ने हाथ मिलाते हुए विनोद का धन्यवाद किया। कृतज्ञ तो मुझे होना चाहिए, विनोद ने उत्तर देते। इन्हीं के कहने से मैंने इनका साथ दिया और हम मृत्यु के पंजे से बच गए। यूं कहिए, भगवान ने बचाने का एक साधन सोचा था, वरना मैं आज अपने भाई से क्या कहूँ। तुम्हारा तार मिलते ही मैंने रंगून उन्हें सूचना दे दी। तार तो हमने भी भिजवा दिया था, विनोद ने कहा। अच्छा किया, चलो अब चलो। बर्मन साहब ने नौकर को सामान लाने के लिए कहा और दोनों को लेकर स्टेशन से बाहर निकल आए। विनोद जब जमींदार बर्मन की कोठी पर पहुंचा तो वह वहां के ठाट बाट देखकर विस्मित रह गया। उसे यूं लग रहा था मानो वह किसी महाराज का अतिथि बनकर आया हो। हर कमरा बहुमूल्य फर्नीचर से सजा हुआ था। छतों पर लटके हुए भारी झाड़ फानुस, फर्श पर बढ़िया मखमली कालीन, नौकरों की भरमार, आराम का हर सामान मौजूद था। माधवी, विनोद ने माधवी को संबोधित करते हुए कहा, हमारे जांच के साथ मैं जानू मरने के पश्चात नरक में गए या स्वर्ग में, परंतु मैं तो जीवन में ही स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। ऐसा लग रहा है मानो कोई स्वप्न देख रहा हूँ। जीवन की सुंदर घड़ियों को स्वप्न जानकर ही बिता दिया जाए तो पछताना पड़ेगा। आइए वास्तविकता की रंग देखिए। क्या? शीघ्र नहा धोकर खाना खा, पेट में चूहे कूद रहे हैं। विनोद मुस्कुराया और नौकर के साथ अपने कमरे में चला आया। दिन बीतते गए। विनोद जब भी लाहौर जाने को कहता, माधवी आग्रह करके उसे दो एक दिन और रुक जाने को कहती। सुंदर संग, प्यार, सुख सुविधा, स्वर्ग को छोड़कर नरक में कौन जाएगा? माधवी भी अकेली थी। इतने बड़े मकान सिवाय उसके चाचा के कोई भी न था। उसकी चाची ब्याह के चंद वर्ष पश्चात ही चल बसी थी और उन्होंने दूसरी शादी न की थी। आज इतनी बड़ी कोठी में माधवी की
मधुर ध्वनि सुनकर वह फूले में समा रहे थे और माधवी विनोद को पाकर प्रसन्न थी। नाश्ते के पश्चात ताश, साज, संगीत, शाम का घूमना और कभी कभी पटना के पुराने ढंग के बाजारों में चले जाना दिन चुटकियों में बीत जाता। रात आती तो दोनों अपने अपने कमरे में बेचैन तड़पते। इस विवशता में जकड़े हुए भी वे एक आनंद अनुभव करते। दिन भर का साथ और घनिष्ठता कल्पना को रंगमय बना दे। कभी कभी विनोद के सुंदर सपने सहसा कामिनी और अपने बच्चे का ध्यान आने से छिन्न भिन्न हो जाते और वह तड़प उठता जैसे किसी ने अचानक उसके हृदय में विष भरी छुरी उतारते हुए अचानक एक क्षण एक अशुभ सूचना ने उसकी रस में घड़ियों को समाप्त कर दिया। रंगून जापानी आक्रमणकारियों की नजर में था। गोला बारूद में बर्मा के सुंदर नगर की धज्जियां उड़ती और इस विनाश की जद में माधवी के पिता मिस्टर बर्मन भी आ गए। पहले तो किसी को विश्वास न आया, परंतु आज के सरकारी तार ने माधवी की आशाओं पर पानी फेर दिया। उसके पिता उसे सदा के लिए अकेले छोड़ गए। वेदना के इस पहाड़ ने उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया। उसकी आंखों में आंसू लहू बनकर ठहर गए। वह स्थिर की स्थिर खड़ी रह गई। विनोद उसको धीरज बंधाना चाहता था, परंतु वह भी उसके पास आकर अवाक मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। वह विचार भी न कर सकता था कि जो कल ही कुछ दिन पहले पूरे वन की शोभा बढ़ा रही थी कि जाने के पूर्व ही कुम्भला जाएगी। जमींदार बर्मन की कोठी में शोक छा गया। मिलने जुलने वाले और सगे संबंधियों का जमकर शोक प्रकट करने के लिए बढ़ता जा रहा था। विनोद ने ऐसे अवसर पर वहां से चले जाना ही उचित समझा। जाने से पूर्व उसने अकेले में माधवी से आज्ञा मांगी। मलिन मुख मैं उसे रोकना तो चाहती थी, परंतु जोर न दे सकी और भीगी पलकें उठाकर केवल इतना कह पाई, कल क्रिया है, उसके बाद चले जाइए। तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। क्रिया के दूसरे ही दिन विनोद लाहौर जाने को तैयार हो गया। उसने अनुभव किया कि माधवी उससे कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं सकती। वह स्वयं भी ऐसे अवसर पर खुलकर उससे बातचीत करने का साहस न कर सका। माधवी विनोद को छोड़ने स्टेशन तक आई तो विनोद उसका धन्यवाद करते हुए बोला, न जाने क्यों ऐसी दशा में तुम्हें यहाँ छोड़कर जाने को मन नहीं चाहता, इसलिए तो छोड़कर जा रहे हो। डिब्बे की खिड़की पर ठुड्डी टिकाते हुए माधवी बोली। यह कहते हुए उसके गंभीर मुख हल्की सी मुस्कान खिलाई। आज बड़े दिनों के बाद विनोद ने माधवी के होठों पर मुस्कुराहट की झलक देखी थी। उसकी भीगी पलकों में ठहरे हुए आंसू अभी तक उसके अंत स्तर की पीड़ा को बयां कर रहे थे। कुछ क्षणों के मौन को तोड़ते हुए फिर बोले, क्यों कि सुलझन में। ओह नहीं तो। भावों पर अधिकार पाते हुए विनोद ने अपने हाथों में उसका मुख उठाते हुए कहा, तुम कहो तो मैं जीवन भर अलग न रहूं तो भागने में शीघ्रता क्यों। सोचता हूँ भाई बंधुओं को एक बार मुख दिखाओ। इंजन ने सीटी दी और माधवी झट से सीट को छोड़कर उठने लगी। उसका हाथ छोड़ते हुए विनोद को यूं लगा जैसे कोई उसका जीवन छीने लिए जा रहा हो। वह विवश था और भावनाओं पर अधिकार करते हुए वह खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर झांकने लगा, जहाँ माधवी उसे अंतिम बार विदा कहने को रोकी थी। उसकी आंखों से आंसू ढलक रहे थे। माधवी यह क्या। भर्राए हुए स्वर में विनोद ने पूछा। विनोद, मेरा जीवन अब उस नाव की भांति है जिसे नाविक और यात्री मझधार में अकेले छोड़कर चल दिए हैं। इतनी बड़ी दुनिया पर अपना कोई नहीं। सोचती हूँ ये करोड़ों की संपत्ति, ये स्वार्थी दुनिया और जीवन के इतने बड़े बोझ को मैं कैसे सहन कर सकूं। सोचा था तुम्हारी बाहों का सहारा मिल गया तो कट जाए, परंतु तुम पर मेरा अधिकार है क्या। यह कहते कहते उसका मन भर आया। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। वह चिल्लाई, माधवी। परंतु माधवी आंसुओं के प्रवाह को बलपूर्वक छिपाकर बाहर की ओर भागी। उसके अंतर की हलचल का अनुमान वह भली प्रकार लगा रहा था, परंतु वह विवश था। उसके मन पर बोझ सा बैठ गया था। गाड़ी बड़ी तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, जहां से उसको लाहौर के लिए दूसरी गाड़ी लेनी थी। धीरे धीरे पटना में बीते हुए चंद दिन उसके मस्तिष्क में
धुंधले पड़ते गए और कामिनी की सूरत स्पष्ट होती गई, जो माधवी के समान ही आंखों में आंसू लिए 3 वर्ष से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह विचारों में डूब वहीं लेट गया। एक दिन 2 रातों की लंबी यात्रा के बाद वह लाहौर पहुंचा। आज पूरे 3 वर्ष पश्चात उसके पांव अपनी जन्मभूमि पर पड़े थे। उसका हृदय धड़क रहा था। वह लंबी चौड़ी सड़कें, वही लोग, वही बाजारों की चहल पहल। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा और लाहौर की सड़कें बिजली की रोशनी में जगमगा उठी। कोई सूरत जानी पहचानी न थी, परंतु फिर भी उसे प्रतीत हो रहा था मानो हर कोई उसका अपना ही है। वह स्टेशन रोड पार कर मैकलोड रोड से माल रोड की ओर हो लिया और शहर की घनी आबादी और भीड़ को चीरता हुआ बाहरी मार्ग से गार्डन टाउन की ओर जाने लगा। इस शहर का हर मार्ग उसके मस्तिष्क पर रेखाओं की भांति खींचा हुआ था। गार्डन टाउन नहर और मॉडर्न मॉडर्न टाउन के बीच में एक नई आबादी थी, जिसे उसने अपने रहने के लिए चुना था और वहीं एक छोटी सी कोठी बनवा ली थी। आज जब वह रात के अंधेरे में कोठी में प्रवेश करेगा तो वहां का नक्शा ही बदल जाएगा। शोक का स्थान हर्ष ले लेगा और कामिनी और मुन्ने की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रहेगी। जब तक वह तांगे से उतरा तो अंधेरा ढह चुका है। उसने धागा वहीं सड़क पर ही छोड़ दिया और पैदल चलकर अपनी कोठी की ओर जाने लगा। चारों ओर मौन था। सड़क पर कहीं कहीं कुछ व्यक्ति टहल रहे। कोठियों से छनती हुई बिजली की रोशनी गार्डन टाउन की छोटी छोटी सड़कों पर पड़ रही थी। घूमती हुई उसकी दृष्टि अपनी कोठी पर पड़ी। गोल कमरे के रोशनदान से हरे रंग की रोशनी आ रही थी। वह अपने कमरे में सदा मध्यम रोशनी रखता था। चौंधिया देने वाली रोशनी से उसे घृणा थी। आज कितने समय के बाद अपनी मनचाही रोशनी को देखकर, जो शायद कामिनी ने उसकी याद में जला रखी थी, उसे प्रसन्नता सी होने। वह भारी पांव उठ कोठी के फाटक तक जा पहुंचा और भीतर झांककर देखने लगा। बाग के सब पौधे अब बड़े हो चुके थे। वह बेल जो कभी उसने अपने हाथों से लगाई थी, बरामदे के स्तंभ से बढ़कर छत पर जा पहुंची थी। बरामदे में लगे बल्ब की रोशनी झिलमिलाती उसके पत्तों पर नृत्य कर रही। एकाएक भीतर कुछ शोर सा सुनाई दिया। फिर किसी के भागने की आहटे हुई। वह झट भागकर फाटक के साथ अंधेरे कोने में छिप गया। एक नन्हा बच्चा भागता हुआ फाटक के पास आया और चिल्लाया, माली, माली। विनोद से ना रह गया। उसने आगे बढ़कर प्यार से बच्चे से पूछा, क्या है बेटा? माली? नहीं नहीं, आप कौन है? उसने इस अपरिचित व्यक्ति को सामने देखकर डरते हुए पूछा। विनोद ने देखा, बालक के गालों पर आंसू चमक रहे थे। मैं हूँ माली। क्या हुआ? नहीं, आप माली नहीं। माली कहाँ चला गया? मेरी मम्मी रोती है, सब उसे रुलाते हैं। कौन रुलाता है तुम्हारी मम्मी को? बुआ जी, ताऊ जी। वह बिलखते हुए बोला, और तुम्हारे डैडी? आपको पता नहीं? ओहो, उसने उत्तर में सिर हिला दिया। मेरे डैडी हमें छोड़कर चले गए हैं, हमसे बहुत दूर। वह अब न आएंगे? सच? हाँ, बड़े जहाज में बैठकर ऊपर उड़ गए। बच्चे ने आकाश की ओर उंगली करते हुए कहा। इतने में किसी ने नन्हे को पुकारा। यह विनोद की भाभी की आवाज थी। वे भागे, भीतर चला गया। विनोद दूर से खड़ा उसके नन्हे नन्हे पाँवों की चाल देखकर बच्चे की धमनी उसी का रक्त था। उसका मन भर आया। उसने चाहा कि भागकर उसे पकड़ ले और अपने सीने से चिपका ले, परंतु किसी विचार से उसके पांव न उठ सके। घर में कुछ शोर कम हुआ तो विनोद फाटक खोलकर भीतर आया और धीरे धीरे कोठी के पिछवाड़े की ओर चला गया। उसने खिड़की की ओर में खड़े होकर अपने कमरे में झांक कर देखा। उसकी दृष्टि अंगीठी पर रखी अपनी तस्वीर पर गई। तस्वीर के चारों फूलों की माला थी और सामने शोक की मूर्ति बनी कामनी घुटनों में सिर टिकाए बैठी हुई थी। समाज और दुनिया के सामने वह अब बेसहारा विधवा थी। इस तस्वीर की पूजा करके ही उसे अपना शेष जीवन व्यतीत करना था। संसार की सब खुशियां उसके लिए व्यर्थ थी। सर्वत्र अंधकार में केवल एक नन्हा ही उसके लिए जुगनू की भांति टिमटिमा रहा था। घर की हर वस्तु शोक में डूबी हुई थी। एकाएक भाभी और भैया कमरे में आए।
भैया के हाथ में कुछ कागज थे। विनोद एक ओर हट गया और दीवार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। यह लो काम, क्या? जहाँ निशान लगा है वह अपने हस्ताक्षर कर दो। ऐसी शीघ्रता भी क्या है? पागल न बनो, भाग्य को यही स्वीकार दो। नन्हे का ध्यान कर और मेरी मानो, बीमे का रुपया नन्हे के नाम जमा करा दो, जैसा आप उचित समझे। और हाँ, आज मैंने फौजी अफसरों से पूछताछ की है। आशा है तुम्हारी पेंशन लग जाए। फिर चुप्पी छा गई। विनोद ने चोर दृष्टि से भीतर झांका। भैया और भाभी कामिनी को बच्चों की भांति मनाकर बाहर ले जा रहे थे। अपनी मृत्यु के बाद का दृश्य उसने अपनी आंखों से देख लिया था। क्षण भर के लिए उसकी पीड़ा दब गई और सांत्वना की एक तरफ से उसका मन गदगद हुआ। उसी समय बाहर अंधेरे में माधवी का मुखड़ा प्रकट हुआ। सुंदर उदास पलकों में निराशा के आंसू और मन प्रेम की कसक लिए हुए। माधवी की उसे पुकार रही थी। एक अज्ञात पीड़ा उसके मन में भर गई और वह तड़प कर रह गया। उसके मस्तिष्क में एक संघर्ष था जिसमें दो तस्वीरें बोल रही थी, कामिनी और माधवी। हर बार माधवी ही विजय पा। एक और कर्तव्य, दूसरी ओर प्रेम था। एक और डोलते हुए जीवन के हिचकोलों और दूसरी ओर युवा आकांक्षाएं। एक ओर उड़ती हुई आशाएं और दूसरी पसंद की फूटती हुई नवनीत कलियां। दुनिया, समाज और कामनी के लिए वह मर चुका था। मृत्यु ने उसे संसार के उन बंधनों से आजाद कर दिया जिनमें वह रहना नहीं चाहता था। उसे अब बुद्धि से कर लेना चाहिए। उसे अब वह एक नव जीवन में प्रवेश करना चाहिए। उसने अपनी अकस्मात मृत्यु पर दो आंसू बहाए और वापसी पांव लौटाया। कोठी से बाहर निकल उसने एक ही झटके में दीवार पर लगे अपने नाम के बोर्ड को उतार फेंके। उसने अपना निशान मिटा दिया, परंतु क्या वह कामिनी के हृदय पट से भी स्वयं को मिटा सकेगा? माधवी इस मंद बौछार में मन की व्याकुलता मिटाने के लिए अपनी कोठी के बाग में बैठी हुई। हवा के ठंडे झोंके उसके शरीर से खेल रहे थे। माधवी उठी और घास में नंगे पांव टहलने लगी। घास की पत्तियों में छिपी हुई नमी से उसका लहू जम गया था। उसका शरीर बर्फ के समान सर्द हो रहा था। इसी ने उसके लिए आनंद था। वह अपनी बहती हुई कामनाओं को भी सदा के लिए यूं ही सर्द कर देना चाहती थी। इसी दिशा में टहलते टहलते वह अपने कमरे में लौट आई। कमरे में रोशनी थी। एकाएक अंधेरे से उजाले में आ जाने से उसकी आंखें चौंधिया सी गई। वह अंधेरे में अपने बिस्तर पर लेट जाना चाहती थी। जो ही उसने बुझाने के लिए बिजली के बटन की ओर हाथ बढ़ाया, एक कंपन के साथ वह सहसा मूर्ति सी बनकर रह गई। सामने कुर्सी पर मिलिट्री कोट और टोपी पड़ी। उसने पथराई आंखों से इधर उधर देखा, वहां कोई न था। वह कोट की जरा पास आई। उसके मन में गुदगुदी होने लगी। उसे विश्वास न आ रहा। उसने अनुभव किया जैसे उसकी धमनियों में जमे हुए लहू को किसी ने चिंगारी दिखा दी। वह आश्चर्यचकित दृष्टि को उठा भी न पाई थी कि गुसल खाने का किवाड़ खुलने और भारी पांवों की ध्वनि सुनाई दी। माधवी विस्मित हो इधर उधर देखने लगी, शायद आश्चर्य से बेसुध होकर फर्श पर गिर ही पड़ती यदि विनोद बढ़कर उसे अपने हाथों में संभाल लेगा। उसे विश्वास नहीं आ रहा कि उसे थामने वाला वही व्यक्ति है जिसकी प्रतीक्षा करते उसकी आंखें पथरा गई थी। यह क्या दशा बना रखी है? विनोद ने धीरे से उसे बैठाते हुए कहा। कब आए और कैसे? अभी ही। तुम कहती थी ना कि तुम्हें किसी की बाहों का आसरा चाहिए। सो मैं जानते हो मैं क्या सोच रही थी? क्या? अपने आप को कोस रही थी, अपने मन की दशा पर। आप तो हृदय पर पत्थर रखकर चले गए। क्या कर? तुमने कहा ही तब, जब गाड़ी प्लेटफार्म छोड़ चुकी थी। सोचा चलती गाड़ी से कूद जाऊं, परंतु साहस न कर पाया। माधवी ने बात पूरी करते हुए कहा, नहीं, साहस तो था। सोचा कहीं टांग बाहर टूट गई तो सड़क पर की सफाई से संबंध जुड़ गए। विनोद की इस बात पर माधवी की हंसी छूट गई। कमरे में उसकी खनखनाती चूड़ियों की ध्वनि गूंज उठी। बाहर बादलों में बिजली चमकी और गरज से वातावरण दहल उठा। माधवी कांप गई।
विनोद ने बढ़कर उसे अपने सीने से चिपका लिया। उसके ठंडे शरीर में गर्मी अनुभव होने लगी। वह विनोद के और समीप गई और तेज सांस सीने पर छोड़ते हुए, अब तो मैं चले जाइएगा? नहीं, कभी नहीं। तुम जाने को कहो तो भी न जाओ। ओह, मैं तो भूल ही गई। आप कितनी लंबी यात्रा से आए हैं। चाय? ठहरो, बर्मन साहब कहाँ है? अपने कमरे में। आज कई दिनों से बिस्तर पर। बिस्तर पर? क्यों? कुशल तो है? वही गुर्दे का दर्द फिर बढ़ गया है। विनोद माधवी के साथ बर्मन साहब के कमरे की ओर बढ़ा। आज उसे यह अपने घर के समान ही लग रहा था, मानो वह भी उसी घर का व्यक्ति था। जमींदार बर्मन की कोठी का ढंग बदलने लगा। कमरों को नए ढंग से सजाने में विनोद और माधवी अपना समय बिताने लगे। पकवानों में भी परिवर्तन होने लगा। थोड़े ही दिनों में बर्मन साहब ने अनुभव किया कि उनकी भतीजी के मन पर से चिंता का बोझ हटता जा रहा है। दिन बीतने लगे। हर रात सुहावनी, दोपहर आनंदपूर्ण और सांझ रंगमय होने लगी। दोनों एक दूसरे की ओर खींचते चले जा रहे थे। विनोद भी अतीत को बिसरा माधवी की सुंदर कल्पना में खोया जा रहा था। रात को जब दोनों अकेले अपने बिस्तरों पर लेटते तो एक दूसरे के विचारों में मगन वे दूर सितारों की गहराइयों में खो जाते। पराया रात के एकाकीपन में विनोद को कामिनी और नन्हे का विचार आ जाता तो वह अनायास ही तड़प कर रह जाता। उसके मन में एक पीड़ा होती और कोई अज्ञात दबाव उसे गहराई में ले जाता प्रतीत होता। माधवी के सम्मुख होते तो वह संसार को भुला सकता था, परंतु उसकी आंखों से ओझल होते ही उसे स्वयं में एक बड़ा अभाव सा लगता। इसी एकाकीपन से घबरा कर वह कभी माधवी से कहने लगता, और कहीं दूर भाग चलें। किस लिए? मेरा अभिप्राय यह है, इस चहल पहल की दुनिया से भी किसी उजाड़ में चले जहां हम दोनों के अतिरिक्त कोई ना। माधवी उसकी गंभीर सूरत को देखकर हंसने लगती, परंतु वह उसके मस्तिष्क की हलचल का अनुमान न लगा कर सकी। एक दिन माधवी ने मन की बात अपने चाचा से कह दी कि वह विनोद से ब्याह करना चाहती है। वह उन दोनों की घनिष्ठता को पहले से ही जानते थे, सो उन्हें माधवी की इन बातों पर कोई आश्चर्य न हुआ। माधवी पढ़ लिख अपनी बातों की स्वयं उत्तरदायी और सियानी थी। वे उसके निर्णय पर क्या कह सकते थे। फिर भी अपने बड़प्पन का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा, परंतु यह कैसे हो सकता है? क्यों अंकल? वह पंजाबी, तुम बंगाली। जात अपनी नहीं। कौन है, कैसे, कहाँ का रहने वाला, कौन जाने। मैं सब जानती हूँ। और फिर यह जात पात के पुराने ढंग, मुझे क्या लेना देना इनसे। तुम्हें तो कुछ नहीं, किंतु लोग क्या कहेंगे। लोगों की मुझे क्या चिंता। मेरा जीवन अपना है, किसी को क्या। परंतु तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा चुनाव ठीक है। मेरा मन साक्षी है। और फिर आपकी भतीजी कोई अयोग्य बात क्यों करेगी। मैं तुम्हारी प्रसन्नता में बाधा नहीं डालना चाहती। तुम शिक्षित हो, सयानी हो, परंतु एक बात का भय है मुझे। क्या भय? कहीं तुम्हारे धन पर तो दृष्टि नहीं है उसकी। नहीं अंकल, वह ऐसे नहीं है। आप मुझ पर भरोसा रखें। परंतु मैं अपना निर्णय दे नहीं सकती। एक बार उससे मिलना चाहता तो बुला। नहीं, अभी नहीं। मैं स्वयं मिलूंगा। कब? वह झट से बोली। बर्मन साहब माधवी की इस व्याकुलता पर मुस्कुरा दी। माधवी अपनी बात पर स्वयं लज्जित हो गई और उनका उत्तर सुने बिना दूसरे कमरे में आ गई। न जाने प्रेम के उत्साह में वह उनसे क्या क्या कह गई थी। उसी सांझ टहलते हुए उसने विनोद से कहा, जानते हैं अंकल आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। कैसी? वह चौंकते हुए बोला, प्रेम की। प्रेम की? उसने आश्चर्य से माधवी के शब्द दोहराए। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में। सुनते रहिए एक नदी दो पाठ।